आए दिन हम आपको किसी आम का साक्षात्कार दिखाते हैं, किसी खास से हमारी बात होती है, किसी राजनेता से बात होती है, लेकिन मैं खुद को गौरवान्वित तब महसूस करता हूं जब एक पत्रकार, एक साहित्यकार, एक सम्मानित फोटोग्राफर कई विधा को अपने अंदर समेटे हुए एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जो आज किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। जब हम नाम भी नहीं बताएंगे अगर आपको उनका, आप चेहरे से भी उनको देखेंगे तो बिल्कुल नावाकिफ नहीं रहेंगे, आप बिल्कुल उनके चेहरे से वाकिफ हो जाएंगे कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि मैं बात भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य कायनात काजी जी की बात कर रहा हूं, जो आज हमारे साथ गढ़वा में मौजूद हैं। 2 दिनी प्रवास का कार्यक्रम था पार्टी का, वो यहाँ पर आई हुई थी। बात हम राजनीति की नहीं करेंगे, कैसे शुरुआत हुई। वो अपने आप में एक बेहतर फोटोग्राफर हैं, एक पत्रकार हैं, जर्नलिज्म की पढ़ाई उन्होंने पूरी की है, मास्टर डिग्री हासिल की हैं और पर्यटन रत्न से नवाजी भी गई हैं। सीधे हम जुड़ेंगे कायनात जी से। कैसे शुरुआत हुई? यूपी के फिरोजाबाद से प्रारंभिक पढ़ाई हुई आपकी, उसके बाद उच्च स्तर की पढ़ाई हुई। कैसे कैसे बचपन गुजरा था और कैसे शुरुआत? बहुत ही छोटी सी जगह, फिरोज़ाबाद से आती हूँ। यूपी का एक शहर है। जब पैदा हुई थी तब वो एक कस्बा था। सरकारी विद्यालय में शिक्षा हासिल की, कन्या पाठशाला में पढ़ी। उसके बाद तीसरी बेटी थी तो लगा कि तीसरी बेटी तो किसी को भी नहीं चाहिए होती है, लेकिन परिवार पढ़ा लिखा था तो परिवार को इतना अंतर नहीं था कि तीसरी भी हो बेटी है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाया लिखाया। तब लगा मन में, लोग आते थे और हाथ फेर के जाते थे सर पर, क्या अरे तीसरा आता है, से भगवान बेटा दे देता तो कितना अच्छा होता, बेचारी। तो मुझे लगता था नहीं, ये बेचारी शब्द क्यों, बेटी बेचारी कहाँ होती है। तो कुछ ऐसा करना है जिससे कि कुल का नाम रोशन हो, परिवार का नाम रोशन हो। तो लगा कि ट्रैवलर बनना है। अपनी पुस्तकों में देखती थी फ़ायान हो इंसान की तस्वीरें, तो बड़ा आकर्षित करती थी वो कि ये कितने दुर्लभ किस्म के लोग होते होंगे जो बस अपना झोला उठाए निकल पड़े हैं, अनजान देश में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, वहाँ के कल्चर के बारे में लिखते हैं, संस्कृतियों को जानते हैं, समझते हैं। मुझे भी कुछ ऐसा ही करना है। ये ख्याल मन में आया और लिखने का शौक़ था तो लिखा करती थी, लेख लिखा करती थी, कहानियाँ लिखा करती थी। उसके साथ फोटोग्राफी जुड़ गया, धीरे धीरे पत्रकारिता की पढ़ाई की तो लिखने का तमीज़ आ गया फोटोग्राफी आ गई। उसके बाद बस भ्रमण करना शुरू किया, निकल गए, भारत भर की यात्राएं की, अपने देश की महान संस्कृति को समझा, जाना, ग्रामीण क्षेत्रों में जाना। कितना बड़ा हृदय है लोगों का, जिनके पास साधन भी नहीं होते लेकिन उनका दिल बड़ा विशाल होता है। तो इन सब चीज़ों को कवर करते करते पूरा समय बीता। मैंने अभी तक 2.5 लाख किलोमीटर 4 साल में यात्रा अकेले की है। तो कह सकते हैं कि भारत की पहली महिला यायावर हूँ जिसने ये किया है, 4 साल में 2.5 लाख किलोमीटर यात्रा की है। राष्ट्रवादी हूँ सोच से, पहले भारतीय हूँ फिर मुसलमान हूँ। देश के बारे में लिखती हूँ, संस्कृति के बारे में लिखती हूँ, जो भी अच्छा दिखता है उसके बारे में लिखती आ रही हूँ लंबे समय से। यहाँ से अचानक से एक दिन बीजेपी ने कहीं देखा सुना होगा तो बीजेपी हेडक्वार्टर से प्रोफाइल मंगाई गई, प्रोफाइल भेज दी तो पता चला कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य नियुक्त कर दिया गया है। कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है मेरी, सारे टीचर हैं परिवार में। एक लेखक, एक साहित्यकार जो ज़्यादा चाहता है कि फ्रीलांसर में रहूं, सबसे अलग रहूं, क्योंकि हमारी कलम, एक पत्रकार हो या साहित्यकार हो, वो कभी रुकती नहीं है। कुछ भी लिखना हो, बच्चा और साहित्यकार, क्या बच्चा कुछ भी बोल देगा, साहित्यकार हो जो या पत्रकार हो कुछ भी लिखने के लिए स्वतंत्र है। तो ऐसे में राजनीति में आप आ गई हैं, भाजपा से जुड़ी हैं, तो क्या कलम निश्चित रूप से कुंद हो गई, अगर कहते हैं हम, रुक गई या अभी भी कलम चल रही है? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं भारतीय संस्कृति पर और पर्यटन पर लिखती आ रही हूँ एक लंबे समय से। दैनिक जागरण के साथ, सभी मेन लीड अखबारों के साथ, नेशनल न्यूज़पेपर्स के साथ मैं लिखती आ रही थी। और ये 10 वर्ष से पहले तक का जो समय था, तब हमारे जो पत्रकार थे या जो बहुत एलीट क्लास लोग होते थे वो भारत की कमियां गिनाते थे। एकमात्र सरकार ऐसी आई जिसने अपनी संस्कृति पे गर्व किया, जिसने इस देश को विश्व में विश्व गुरु का दर्जा दिलाया, जो तो पहले से था लेकिन सब भूल गए थे क्योंकि लोग
अपने देश की जो इमेज है उसको ऐसा दिखाते थे कि कटोरा लेके खड़े हैं वर्ल्ड बैंक के सामने और मांग रहे हैं, याची बन जाते थे। ये एकमात्र ऐसी सरकार आई जिसने अपने देश की संस्कृति पर अभिमान किया और उसको आगे बढ़ाने का काम किया, जो कि मैं अपने स्तर पे कर रही थी। लोग जगह जगह जाती थी, वहाँ की संस्कृति के बारे में लिखती थी, तो मेरी जो विचारधारा वो पार्टी की विचारधारा के साथ मैच कर गई। तो मुझे लगता है मेरी कलम कुंद तो कभी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं वही लिखती हूँ जो पार्टी भी सोचती है कि अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना है, अपने देश को आगे बढ़ाना है, गर्व करना है अपने भारतीय होने पर। आज मुझे खुशी है कि आज भारत के इंसान की कीमत इतनी ज़्यादा है जो कभी कोई सोच नहीं सकता था। आज हमारे युवा चाहे किसी भी देश में हो, मतलब पड़ोसी देश तक भारत का झंडा लेके निकलते हैं, कहीं भारत का झंडा लोग देख लेंगे ना तो कोई इन पे हमला नहीं करेगा, चाहे वो यूक्रेन की बात हो, चाहे ये जो भी युद्धग्रस्त क्षेत्र है वहाँ से छात्रों की बात हो। जब हम अपने लोगों को लेकर आते हैं तो हम पड़ोसियों के लोगों को भी निकाल के ले आते हैं कि लो तुम्हारी सुरक्षा भी हम कर देंगे, सक्षम हैं हम। तो इसलिए मेरी पार्टी और मेरी विचारधारा दोनों समान है। कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता तो शायद मैं इस पार्टी में नहीं होती, क्योंकि यहाँ महिलाओं का सम्मान है, महिलाओं की सुरक्षा मेरी पार्टी की प्राथमिकताओं में से एक है। मैंने तो तब ट्रैवल करना शुरू किया था, आप विश्वास नहीं करेंगे, हम अपने बैग में पेपर स्प्रे की बोतल लेके घूमते थे, क्योंकि एक डर मन में हमेशा रहता था कि कहीं कुछ हो गया, रास्ते में कोई ऐसी परिस्थिति आ गई तो हम अपने आप को सुरक्षित कैसे करेंगे। तो आजकल तो किसी को ये करने की ज़रूरत नहीं है। अकेली लड़कियाँ ट्रेन में सफ़र कर रही हैं, बाई रोड सफ़र करती हैं, यात्राएँ करती हैं। तो ये जो एक नया एक सेक्शन है ट्रैवलर्स का, ये हमारी पार्टी की देन है कि महिलाएं अब अकेले निडर होकर यात्राएं कर रही हैं। अब एज ए ट्रैवलर सब जगह गई, कायनात जी, कौन सा ऐसा विषय है जो आपको ज़्यादा छुआ, ज़्यादा महसूस किया? उस विषय को आपने क्या देखा आपने? देखिए, हमारे देश में, हमारा देश विविधताओं का देश है। हमारे जो आदिम समाज हैं, जितने भी जनजातीय समाज हैं, उनकी अपनी अपनी संस्कृति है। अंग्रेज़ों ने उस संस्कृति को हमेशा बुरे शब्दों में आंका है। अगर मैं मध्य भारत की बात करूं, आपके क्षेत्रों की भी बात करूं, तो वहाँ पे एक से एक प्राचीन आदिम संस्कृति है, चाहे वो गौंड हो, भारिया हो, सहरिया हो, बहुत सारे ट्राइबल समाज हैं यहाँ पर, उनकी अपनी अपनी संस्कृति है। और निश्चित ही विश्वास करिए, उनकी संस्कृति में ऐसा कोई भी एक भी ऐसी परंपरा नहीं है जो कि बुरी हो। बुरा है नज़रिया, कि आपने उसे बाहर से देखा और आपने कहा अरे ये क्या कर रहे हैं, ये तो गलत है। वो गलत नहीं है, वो बहुत शाश्वत है, क्योंकि वो सत्य के ज़्यादा नज़दीक है, प्रकृति के ज़्यादा नज़दीक है। तो मैंने मध्य भारत में भी काम किया है। मैंने सतपुड़ा के माउंटेन्स में जो आदिवासी समाज रहते हैं उन पर एक पुस्तक लिखी है, उनके बीच रहने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। तो मुझे लगता है कि हमें ना सबसे पहले तो सम्मान करना चाहिए, तो अपने आदिवासी समाज का सम्मान करना चाहिए, उसकी परंपराओं का सम्मान करना चाहिए और उन्हें उस पर गर्व करना चाहिए। आपको कई जगह बोलने का भी मौका मिलता है, कई जगह व्याख्यान भी आप देती रहती हैं। तो आजकल देखा जा रहा है कि जब आप पूछेंगी, जब किसी का ग्रेजुएशन पूरा होगा, खास करके लड़कियों को भी, तो क्या बनोगी, तो हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में भी करियर है, एज ए साहित्यकार के क्षेत्र में करियर है, ब्लॉग भी लिखते हैं, उसमें भी आप अच्छा कर सकते हैं, आप ट्रैवलर भी हैं, उसमें भी अच्छा कर सकते हैं। तो इस क्षेत्र में भी करियर, केवल हम डॉक्टर इंजीनियर ही बने तो आखिर हमारी संस्कृति जो है उसके बारे में कोई नहीं जान पाएगा। आज के बच्चों से पूछा जाए तो पिछले इतिहास के बारे में नहीं बता पाएंगे। तो यह भी कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। और हमारे जो बच्चे हैं आजकल, एक चीज़ है जिससे वो अपने आप को नहीं बचा पाए हैं, जैसे मोबाइल सबके हाथ में है, जो कि उनकी पूरी जो प्रोडक्टिव आवर्स हैं उसका मैक्सिमम टाइम वो मोबाइल खा जाता है, जिसमें उनका कोई ज्ञान अर्जन नहीं हो रहा है। कचरा चीज़ें उनके बुद्धि में जा रही हैं, उनका कोई साहित्य नहीं जा रहा है उनके दिमाग में। तो यहाँ विशेष रूप से मैं छात्रों के लिए ये बात कहूँगी, और हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए कहूँगी, कि वो अपने ऊपर गर्व करें, इस कॉम्प्लेक्स में ना रहें कि अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़े होते तो शायद तीर मार लेते। आप हिंदी मीडियम में पढ़ के भी तीर मार सकते हैं। बस ये है कि भाषा आपने क्या सही से सीखी। आप पत्रकार, आज मैं आपके बीच बैठी हूँ तो वो अंग्रेज़ी की बदौलत नहीं बैठी हूँ, वो हिंदी की बदौलत बैठी हूँ। मेरी PhD हिंदी में है, मेरा लेखन सारा हिंदी में है, और मैं बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में जाती हूँ और जहाँ पे सभी अंग्रेज़ी वाले होते हैं, और बड़े बड़े गर्व से कहती हूँ कि भाई मैं तो हिंदी वाली हूँ। तो सबसे पहले अपनी भाषा पे हमें गर्व होना चाहिए। वो गर्व होगा तभी जब हम उसे पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। सब दिवस हम लोग मनाते हैं आज, चाहे तो शिक्षण संस्थान हो, सामाजिक संस्थान हो। लेकिन मुझे याद है, मैं इतने साल की पत्रकारिता में 23 साल की पत्रकारिता हो गई, हिंदी दिवस को उस अनुपात में नहीं मनाया जाता है जितना ज़रूरी है।
अंग्रेजी हम पर थोप कर चले गए अंग्रेजियत, लेकिन हम आज उसी में ढल करें। पश्चात सभ्यता हमको प्रभावित कर रही है, आज के बच्चों को प्रभावित कर रही है। पहले हम लोग का जो बचपन गुजरा था, जिसमें हम लोग बाबा दादी और नानी के साथ बैठते थे, कहानियाँ किस्से सुनते थे, आज बच्चे उनसे दूर हो रहे हैं, मोबाइल के और इंटरनेट के करीब हो रहे हैं। जी, ये एक तरह से बहुत अजीब है कि आप अपने बड़ों के बीच नहीं बैठ रहे हैं। संस्कार आएंगे कहाँ से? वो तो बड़ों से आपके पास आते हैं। और आप कंटेंट देख रहे हैं वो जो कि कहीं ना कहीं प्रायोजित है। कोई भी चीज़ जो इंटरनेट पर है वो फ्री में नहीं है, वो किसी न किसी चीज़ को बेच रही है। तो आप तो कंज्यूमर बन के रह गए, उपभोक्ता, एक बाज़ार बन गए हैं। तो लोग आपको बाज़ार बन के यूज़ कर रहे हैं, तो उससे आपका क्या लाभ है? आपका लाभ तब है जब आपको कुछ ज्ञान मिले, कुछ सीखें। आप कुछ किसी पर ध्यान ना दें, आप अपनी परंपराओं को भी अगर वापस लौटेंगे ना, तो आप बहुत कुछ कर ले जाएंगे। आपने एक बात कहा था अभी बातचीत में कि सही बात है, हम आप हों सभी, पहले हम लोग भारतीय हैं, उसके बाद तब हिंदू या मुसलमान है या कुछ है, कोई जाति है, कोई कौम हो। तो क्या कभी लेखनी के दरमियान, कभी कहीं व्याख्यान के दरमियान, कभी कोई ऐसा कोई टिप्पणी कुछ सुनने को मिला, कभी कुछ कहीं आपकी लेखनी पर कोई प्रतिवाद किया हो, कोई प्रतिक्रिया दे हो, ऐसा कुछ? नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं हुआ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कभी ऐसा महसूस हुआ हो कि मेरे साथ कोई दोहरा व्यवहार हो रहा है। मैं बहुत सारी जगहों पे जाती हूँ, मैं मंदिरों में जाती हूँ, क्योंकि मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ, मैं लिखती हूँ, मैं पढ़ती हूँ। तो आप ये तय मानिए कि मैं अगर कोई प्रोजेक्ट कर रही हूँ, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट कर रही हूँ और वो हिंदुज़म पर है, किसी टेम्पल पर है। रिसेंटली मैंने मुरैना पर पुस्तक बनाई है, कॉफ़ी टेबल बुक। तो मैं उस लेवल तक अपनी आस्था को लेके जाऊँगी। जब तक मेरी आस्था मेरी व्यक्तिगत आस्था मेरा व्यक्तिगत क्षेत्र है, लेकिन अगर मैं कोई ऐसा चीज़ पर काम कर रही हूँ तो मुझे उसके साथ न्याय करना होगा। तो मुझे अपने आप को उस रूप में ढालना होगा, उसे समझना होगा और पूरी निष्ठा के साथ समझना होगा। उसमें आपके मन में द्वंद्व नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कभी मुझे महसूस नहीं हुआ कि मुझे कभी भी ऐसा सुनने को मिला हो। आज जैसे कि विचारधारा आपकी है, सकारात्मक विचारधारा है, तो आज देख रही होंगी कि कई ऐसे, चाहे छोटे स्तर के राजनेता हों या बड़े स्तर के राष्ट्रीय स्तर के राजनेता हों, नकारात्मकता ज़्यादा कुछ हो जाता है। शपथ कुछ लेते हैं सकारात्मक, काम नकारात्मक होता है। तो कितना जरूरी है, या तो विधानसभा हो राज्य की या देश का संसद हो, वहाँ हम जाते हैं, वहाँ हमें बोलना है तो विकास की बात को बोलना है, पटल पर हमको रखना है, अपने क्षेत्र की बात को रखना है कि हमारा क्षेत्र विकसित हो, देश विकसित हो। लेकिन एक कुछ पॉकेट वाली बातों में सिमट कर ही रह जाना नियति सी बन गई है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जातिगत राजनीति को तो ख़त्म ही कर दिया है। अब देश में जातियाँ नहीं हैं। अब 4 जातियाँ बची हैं, युवा, किसान, महिला और गरीब। इसमें सब सिमट के आ जाते हैं और जिसको ज़रूरत है उसे मिलेगा। सबका साथ सबका विकास जो हम कहते हैं वो जुमला भर नहीं है। हम पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, प्रवास करते हैं, हम देखते हैं कि राशन मिला है तो सबको मिला है। ऐसा तो नहीं है कि राशन की लिस्ट में से जो मुसलमान नाम है या कोई और जाति के नाम है उन्हें हटा दिया गया हो। ये नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, कहीं सुनने में नहीं आया। और तय मानिए यदि ये ऐसा कुछ मुझे सुनने में भी आता कि भेदभाव हो रहा है, तो मैं इस पार्टी के साथ नहीं होती, क्योंकि मैं विकास की पार्टी के साथ हूँ। जो भेदभाव करेगी उसके साथ तो मैं कभी भी नहीं हूँ। मुझे कभी भेदभाव महसूस नहीं हुआ। मैं कोर टीम में हूँ बीजेपी महिला मोर्चा की, सारी बहनें बैठी होती हैं और मैं भी उसके बीच बैठी होती हूँ। कभी ऐसा नहीं है कि मुझसे अलग होकर कभी कोई मीटिंग हुई हो, तो ऐसा नहीं है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आज मुसलमान बहुत हद तक भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें भी विकास चाहिए। देश में कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा राज किया और ये देश जब आज़ाद हुआ था तब मुसलमानों की स्थिति इतनी ख़राब नहीं थी। किसने ख़राब की? उन्हें आगे किसने नहीं बढ़ने दिया? आज वो केवल वोट बैंक है। वो इमोशनल लोग हैं, उनकी भावनाओं को भड़का के आप उनको डरा के धमका के अपने साथ बनाए रखिए, सेकुलरिज्म का नारा देते रहिए। आपने उनका क्या उद्धार किया है? पंचर जोड़ रहे हैं, फल बेच रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो उनका विकास तो नहीं हुआ। आज उनको भी समझ में आ रहा है कि हमारा विकास होना ज़रूरी है, हमारे बच्चों का पढ़ना ज़रूरी है, हमारे कामगारों का बढ़ना ज़रूरी है। मोदी जी ने मुसलमानों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। लेकिन कहा जाता है, विपक्ष कहता है एकदम सीधे रूप में कि नरेंद्र मोदी का मतलब मुसलमान विरोधी। लेकिन ऐसा तो देखने में नहीं आता है। गांव में अगर आवास पहुंच रहा है, अगर कोई योजनाएं पहुंच रहा है, तो यह तो लिख कर नहीं पहुंच रहा होगा कि हाँ केवल यह योजना हिंदुओं के लिए है।
मुसलमानों के लिए नहीं है। इस जो घर आवास की योजना जा रही है वो तो इसमें केवल हिंदू रहेगा, हिंदू का घर बनेगा, मुसलमान का नहीं बनेगा, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल। ऐसी वाली राजनीति बीजेपी का काम नहीं है। बीजेपी गरीबों के लिए काम करती है, तो उसमें गरीब हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी जाति हो, उसे मिलेगा और मिल रहा है। ऐसे कई सारे आपको घर मिल जाएंगे जो प्रधानमंत्री आवास योजना से मिले हैं, उज्ज्वला योजना, सारी योजनाएं सबको मिल रही हैं, क्योंकि वो गरीब है, वो उसका पात्र है। अब वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी बिरादरी का हो, इससे फ़र्क नहीं है। हम जब प्रवास करते हैं, हम आपको बताते हैं, हमारे बीच कोई भेदभाव नहीं है। हमारा कार्यकर्ता का कोई धर्म, कोई जाति नहीं है। हमारे इस प्रवास का जितने सारे कार्यक्रम होते हैं, उसमें एक विशेष कार्यक्रम होता है जिसमें कि हम अपने SC ST कार्यकर्ता के घर सहभोज करते हैं। सहभोज का मतलब अर्थ ये नहीं है कि हम अपने साथ खाना बांध के ले जाएंगे या होटल का खाना वहाँ बैठ के खाएंगे, नहीं। उसकी रसोई से, उसी के घर में बैठ के, ज़मीन पे बैठना है तो ज़मीन पे बैठ के, उनके बर्तन में उन्हीं के द्वारा परोसा हुआ उनके साथ खाएंगे। हम करते हैं, हमेशा करते हैं। हमें तो ये भी नहीं पता है कि वो किस जाति से है, SC ST है, तो हम ये भी नहीं पूछते कि कौन हो भाई, बिरादरी के कौन हो। अरे ये सब क्या है, पढ़े लिखी दुनिया में ये सब एग्जिस्ट नहीं करता है। मैं ये सब बिल्कुल नहीं मानती। मेरे घर में जो खाना बनाती है, मेरा घर पूरा रखाती है बच्ची, क्योंकि हम तो इतना प्रवास करते हैं तो हमारे तो व्यवस्था हमारा स्टाफ ही करता है। वो वाल्मीकि समाज से आती है, गरम रोटी मुझे खिलाती है, उसके हाथ की बनी रोटी मैं खाती हूँ, मेरे घर में आने वाले खाते हैं, और जिसको आपत्ति हो इस विषय पे वो ना आए। लेकिन मैं ये सब बातें नहीं मानती, ना ही हमारी पार्टी मानती है। एक पत्रकार, साहित्यकार, ब्लॉगर, फोटोग्राफर और अब राजनेता भी, लेकिन कायनात का सफ़र कहाँ तक और कहाँ तक? अभी तक की आयु में बहुत कुछ देखा, ईश्वर ने बहुत कुछ दिया, यात्राओं ने बहुत संपन्न बनाया। अब लगता है कि जितना कुछ जाना सीखा है, ये ऋण आ गया है ऊपर, इसको लौटाना है। तो समाज को लौटाना भी तो है, तो ये सेवा है। पार्टी के साथ मिलकर जो भी जिम्मेदारी दी जाती है, पूर्ण निष्ठा से उसे करना है, लोगों के लिए काम करना है, बस यही है। कोई आकांक्षा नहीं है कि ये पद चाहिए, वो पद चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सेवा करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद कायनात जी। कहा जाता है कि अगर आप किसी चीज़ को दिली इच्छा से चाहें तो पूरी कायनात उसे आपको मिलाने के लिए जुट जाती है, लेकिन न जाने आज किसने हमें खुद कायनात से मिला दिया। हमने बात की, आप जाने भी कि हमारे साथ एक पत्रकार, एक साहित्यकार, एक फोटोग्राफर, एक ब्लॉगर, एक ट्रैवलर और भाजपा के महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य कायनात काजी जी थी, जिनके सफ़र के बारे में आपने सुना भी, कैसे लेखनी के सफ़र की शुरुआत हुई। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जितना मैं घूमी, निश्चित रूप से यह ऋण है हमारे ऊपर, इस ऋण को समाज को लौटाना है। और साथ ही आज का युवा वर्ग जिस तरह, चाहे वो बच्चे हों चाहे युवा वर्ग हो, मोबाइल में, इंटरनेट में उलझा सा है। वह बाहरी दुनिया के जो कचड़े हैं उसे मन में ले रहा है, उसके मन में घर कर रहा है। वह इतिहास से, वह संस्कृति से, अपने देश की विविधता से दूर हो रहा है। उसे उसके मन में साफ तौर पर कायनात जी का कहना है कि इसको घर बनाना है, इसको घर करना है। और साथ ही एक बड़ी बात जो हम जानना चाह रहे थे कि पत्रकार और साहित्य, हर बार हम ये बात कहा करते हैं, इनसे साक्षात्कार करने का मेरा मकसद तो एक अलग यह था कि इनके बारे में हम जानना चाहें, साथ ही मुझे सीखने की ललक होती है, उस सीखने के लिए हमने साक्षात्कार किया था। क्योंकि पत्रकार, साहित्यकार और कलाकार की कोई जाति नहीं होती, किसी जाति बंधन में वो नहीं बनता, ना तो उसका मन और ना तो उसका कलम। ठीक उसी तरह कायनात जी की कलम भी अनवरत चल रही हैं और न कोई इनके मन में आकांक्षा है, क्योंकि पत्रकार और साहित्यकार की कोई खास आकांक्षा नहीं होती, बस लिखने की होती है, समाज में एक सही दिशा देने की होती है। तो सही दिशा देने में निरंतर तीव्र गति से कायनात जी अग्रसर हैं। हमारी सबकी शुभकामना होगी कि इसी तरह आगे बढ़ती रहें और इनकी कलम यूं ही अनवरत चलती रहे। धन्यवाद। स्पोर्ट पब्लिक स्कूल में आगामी सत्र 2024-25 के लिए कक्षा प्री नर्सरी से
कक्षा 8 तक का नामांकन प्रारंभ हो चुका है। हमारे यहाँ सीट सीमित है, यथाशीघ्र नामांकन करवाएं। बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास, प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 40 बच्चों के लिए सीटिंग व्यवस्था, वातानुकूलित कक्षा, अनेक प्रकार के हाई टेक लैब्स जैसे फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, कंपोजिट लैब, कंप्यूटर लैब, मैथ्स लैब, लाइब्रेरी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी रूम, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, स्पोर्ट्स रूम आदि मुख्य रूप से उपलब्ध हैं। दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों के लिए वाहन की भी संपूर्ण व्यवस्था। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। हमारा संपर्क सूत्र है 9031474750।